ओके, हाँ। तो ठीक है, हमने ये स्टार्ट करा कि यूकैरियोटिक सेल हमने देखा, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव सीन कि भाई ये स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। प्रोटीन्स का फंक्शन ये होता है कि वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्रोटीन। बाहर से कुछ लिया उसको अंदर छोड़ा, अंदर से कुछ लिया उसको बाहर छोड़ा, ठीक है, ये हो जाता है ट्रांसफर प्रोटीन्स। ठीक है, सेल वॉल वी हैव सीन। नाउ उसके बाद सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो एक पहली चीज आती है सेल के अंदर, जो हम देखते हैं, दैट इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म इज लाइक अ फ्लूइड, इट्स लाइक अ जेली, इट्स लाइक अ मैट्रिक्स, इट्स लाइक अ सीमेंट, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनलीज एम्बेडेड है, सारे ऑर्गेनलीज एम्बेडेड है। अब ये रिजिड नहीं है, ये मत समझना इसको हम जेली बोल रहे हैं तो ये रिजिड है, नो। फ्लूइड के फॉर्म में, सेमी फ्लूइड के टाइप में रहता है ये, कंटिन्यूस इसमें मूवमेंट होती रहती है। एक ही ऑर्गेनलीज, एक ही, जैसे एक राइबोसोम अगर यहाँ है तो वो राइबोसोम कंटिन्यूसली यूं ऐसे सर्कुलर में घूमता रहता है। साइक्लोसिस मूवमेंट इसको बोलते हैं, साइक्लोसिस इसको हम मूवमेंट बोलते हैं कि हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म में वो कंटिन्यूस घूमता रहता है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। हम देखेंगे आगे कैसा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, इट इज नॉट रिजिड, इट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड नहीं है वो, उसका मैट्रिक्स कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। अगर एक पार्टिकल आप नीचे छोड़ते हो, मान लो आपने एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन अपने नीचे ऑन द सदर्न साइड ऑफ सेल आपने छोड़ दिया, तो वो पार्टिकल आप देखोगे थोड़ी देर में नॉर्थ पहुंच जाएगा, फिर वापस घूम के फिर साउथ आ जाएगा, तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करता रहता है, घूमता रहता है, क्यों? ताकि हर एक सेल ऑर्गेनलीज को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो भी उसके रॉ मटेरियल उसको लगते हैं, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, एंजाइम्स या जो कुछ भी लगता है, वो पर्टिकुलर चीज हर एक सेल ऑर्गेनलीज को सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाए, उसके लिए बस उस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ही हमने बोल दिया है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म ही स्ट्रीम करता रहता है, घूमता रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये एक चीज होगी। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो, स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म, द सब्सटेंस ऑफ सेल between the nucleus and plasma membrane containing various organelles and inclusion is called as cytoplasm। साइटोप्लाज्म हमने बहुत बार देख चुका है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन, भाई बनता कैसे। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत सारी चीजें मिली होती है इसके अंदर, क्या क्या होता है, क्योंकि आपको आंसर में लिखना है तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। द साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस नियरली ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये सारी चीज, दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको आंसर में लिखोगे ना, दैट विल फेच यू मार्क्स। एक्वस, नियरली ट्रांसपेरेंट, स्ट्रक्चरलेस, देयर विल बी नो स्ट्रक्चर, क्योंकि वो घूमता ही रहता है, वो शेप अपनी आप चेंज होती रहती है उसकी। ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इट कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूजन्स इन इट। इट आल्सो कंटेन आयंस, बायोमोलिक्यूल्स सच एज मिनरल्स, शुगर्स एंड अमीनो एसिड। सब कुछ जितना भी रॉ मटेरियल जिस भी ऑर्गेनेलीज को लगेगा, वो सारा साइटोप्लाज्म में होता है। नॉट ओनली रॉ मटेरियल बट आल्सो द प्रोडक्ट्स, देखो, अगर मैं बताऊं कि न्यूक्लियस से क्या निकलता है, न्यूक्लियस से राइबोसोम्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं आरएनए के थ्रू। न्यूक्लियस से ना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये एक कंसेप्ट जो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी मैं, कि कैसे एक प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन कैसे एक अमाइनो एसिड बनता है। फॉर एग्जांपल, वो अमाइनो एसिड की चेन से प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स कैसे वो सेल से निकलते हैं, पहले तो सेल से निकलते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से जिस ऑर्गन, जिस हमारे बॉडी ऑर्गन को वो चीज चाहिए होती है वहां तक पहुंचता है। तो इनिशियली कैसे स्टार्ट होता है, एक स्टोरी की तरह इसको लेके चलो, कि न्यूक्लियस में हमारे सारे आरएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल वहां है, कोडिंग डिकोडिंग सब वहां होनी है न्यूक्लियस के अंदर। तो होता क्या है, जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, उसको एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए उसको रीड करेगा, उसको डिकोड करेगा। मान के चलो कि उसको डिकोड कर दे, दिस इज दी आरएनए। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, ऐसे दो चेन ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनजिपिंग होगी, अनजिपिंग मतलब जैसे हम चेन कैसे खोलते हैं, तो अनजिपिंग होगी तो ये दोनों दोनों अलग हो जाएंगे। तो अब एक अलग होगा, अब इस पे सारे कोड्स लिखे हुए हैं, इसका अपोजिट वाला डीएनए हट गया, वो चला गया कहीं, मान लो चला गया। अब एमआरएनए ऐसे घूमता फिर जाएगा, एमआरएनए इस पे ऐसे आके टच करेगा, बाइंड करेगा, और एमआरएनए इसके कोड्स को कॉपी कर लेगा अपने ऊपर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? एमआरएनए, ये जो एमआरएनए है, ये इसके सारे कोड्स को कॉपी कर लेगा, डीएनए के सारे कोड्स को कॉपी कर लेगा। फिर वो एमआरएनए जाएगा किसके पास भाई? राइबोसोम्स के पास। किसके पास? राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर हमने देखा, दिखाया था शायद मैंने आपको, बाकी आगे भी ऑर्गन्स में
आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक्चुअली लाइट चली गई है, लैपटॉप जितना चार्ज है उतना चलेगा, नहीं आई तो वी विल सॉर्ट इट आउट, कुछ और देखेंगे। और जब तक चल रहा है लैपटॉप तब तक चलने देते हैं। आई कनेक्टेड इट टू माय फोन का नेट। ठीक है, सो वेयर वी डिस्टर्ब हो गए। हाँ, तो हमारा डीएनए था, अनजिप हुआ, एक डीएनए स्ट्रैंड हट गया, एक डीएनए रहा, मैसेंजर आरएनए आया, इसने इसके सारे कोड्स कर लिए कॉपी अपने ऊपर। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जैसे ये राइबोसोम्स है ना, तो ये मैसेंजर आरएनए है, इसके थ्रू ऐसे पास करेगा, मैसेंजर आरएनए के थ्रू पास करेगा। जयदीप ने वो वीडियो भेजी थी अभी, आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी, तो ये यू कुड रिलेट टू दैट। कर पा रहे हो कि नहीं रिलेट, मुझे इतना बताओ। वो वीडियो देखने के लिए भेजी थी, अगर आपको नहीं पता तो देखनी थी वो वीडियो। किस किस ने ऑनेस्टली देखी है, कृपया करके जवाब। जी, तो अगर आप लोगों ने देखी है वो वीडियो, तो क्या जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो चीज कुछ सेंस बना रही है? जो मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या वो चीज तुम्हारे लिए सेंस बना रही है? सिर्फ तुम मेरे हाथ ही देखते जा रहे हो कि हाँ ये एमआरएनए कब बन गया, ये डीएनए कब बन गया। ठीक है, कर रही है, ओके, फाइनली, थैंक गॉड। ओके, एमआरएनए अब क्या करेगा, राइबोसोम्स दो होते हैं, ठीक है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है, दो ही हाथ है मेरे भाई। ये रहा मैसेंजर आरएनए, यूं पास करेगा किसके थ्रू, राइबोसोम्स के थ्रू। ठीक है, राइबोसोम लेके आएगा अपना साइड से ऐसे उड़ता उड़ता आएगा, कौन आएगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए आएगा, कोड पढ़ेगा, कोड के जो कोड होगा उसका वो क्या बना देगा भाई, अमीनो एसिड बनाएगा। करेक्ट है ना? जो कोड वो पढ़ेगा, AUG या GTC या जो भी है ना, जो भी कोड होंगे, कोड पढ़ेगा, कोड पढ़ने के बाद क्या निकाल देगा भाई? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, कोड पढ़ेगा, कोड निकालने के बाद क्या निकाल देगा भाई, अमीनो एसिड निकाल देगा। फिर टीआरएनए आएगा, एक और कोड पड़ेगा, एक और, तो यहाँ पे क्या चेन बनती जाएगी। और इस चेन को हम फाइनली क्या बोल देते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन को हम फाइनली क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं अमीनो एसिड्स की चेन को, प्रोटीन्स। यस, हम अमीनो एसिड्स की चेन को बोल देते हैं प्रोटीन्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मुझे ये बताओ, एक मिनट दो। हाँ, ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस, ये चलता रहता है। स्वेर वर भी, हाँ, प्रोटीन्स की वो चेन हुई है। तो मैं बता रहा था ये प्रोसेस होता कहाँ पे है। ये जो भी हमने प्रोसेस बहुत ही छोटे से वर्ड्स में हमने डिस्कस कर लिया, जबकि ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हम देखेंगे ये प्रोसेस भी। तो जो ये प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये देखो न्यूक्लियस में ये सारे एमआरएनए वगैरह आएगा, फिर वो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, वो फिर निकलता हुआ मैसेंजर आरएनए, कुछ तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस में भी होते हैं, न्यूक्लियस में ही बनते हैं मोस्टली राइबोसोम्स। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वहां पे सारे राइबोसोम्स वगैरह सब बनते हैं, मैसेंजर आरएनए, सारे आरएनए
आरएनए वहां पे बनते हैं और सारे राइबोसोम्स ही वहां पे बनते हैं। फिर वो राइबोसोम्स और प्रोटीन्स क्या होंगे, न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकलेंगे और फिर कहाँ जाएंगे बताओ, न्यूक्लियर पोर के थ्रू निकलने के कहाँ जाएंगे, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट, ईआर में आ जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएंगे। बाकी लोग को समझ में आ रहा है हम कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं, कौन से प्लेनेट पे हम, पता है, पता होना चाहिए। हाँ गुड गुड गुड, ठीक है। तो भाई वो हमारा जो भी प्रोटीन था, एंजाइम था या फिर जो भी था, ठीक है, मान लो वो न्यूक्लियर पोर से निकलता हुआ कहाँ पहुंच गया भाई, बाहर आ गया, ईआर पे आ गया। ईआर का फंक्शन बताइए जी, ईआर का फंक्शन थोड़ा सा स्लाइटली डिस्कस किया था। ईआर का फंक्शन क्या है जी, अगर आपकी फैक्ट्री है, मानो एग्जाम्पल, अगर आपकी फैक्ट्री है और आप प्रोटीन बना रहे हो, अच्छा तर प्रोटीन तो बन गया ना ऊपर न्यूक्लियस में। एग्जाम्पल लो, अगर आपकी फैक्ट्री है, आप प्रोटीन बना रहे हो, ठीक है, प्रोटीन की टैबलेट्स बन गई न्यूक्लियस में। अब अगला स्टेप, उसको शॉप तक कौन लेके जाएगा, उसको रिटेल शॉप तक कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाओगे, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यस, पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग, पैकेजिंग करोगे सबसे पहले उसकी, उसके बाद लेबलिंग करोगे कि नहीं करोगे, लेबलिंग करोगे फिर ट्रांसपोर्ट करोगे, सिंपल थिंग, ठीक है, ये सब चीज वो करेंगे। तो ये मैंने दे दिया आपको ओवरव्यू कि ये होता कैसे है ये सब। तो इन सब में साइटोप्लाज्म में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस से निकल के सबसे पहले वो प्रोटीन ईआर में आएगा, ईआर से वो जीसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होती, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, डायरेक्टली वहां से वहां बाहर निकाल देता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा ये ओवरव्यू कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, बाकी डिटेल में हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। कंपोजिशन अगर आप लोग याद रखना, ठीक है, इस वजह से बना होता है, इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनिल, सब कुछ उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। फिर मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दिस इज द सेम थिंग। क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइक्लोसिस, ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल इज कॉल्ड एज, ऐसे 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 मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही, बाहर नहीं निकलता। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हैज सेवरल पॉसिबल फंक्शन। अब व्हाट आर द फंक्शंस भाई, क्यों साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, अगर फ्लूइड तो है, चलो मान लिया फ्लूइड है, बट फ्लूइड है तो उसको मूवमेंट करने की क्या जरूरत है, घूम क्यों रहा है भाई वो, घूमने की क्या जरूरत है उसको, तो उसको घूमने की क्या जरूरत है वो ये बताएगा। देखो घूमने की क्यों जरूरत है, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सेल टू अनदर, है ना। अगर किसी राइबोसोम्स को या फिर किसी अमाइनो एसिड्स को यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए ऊपर निकल के उसको मान लो लाइसोसोम के पास जाना है या फिर सेंट्रियोल के पास जाना है, ठीक है, किसी के पास भी जाना है, तो भाई वो कैसे जाएगा, खुद से तो चल के जाएगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वही खुद मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म ही खुद मूव करता रहता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म ही खुद मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल फंक्शन है कि भाई ये हो सकता है कि भाई ट्रांसपोर्ट करना हो किसी मटेरियल का, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड इज मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर, कंटिन्यूअसली अगर आप किसी चीज को स्टर कर रहे हो, इफ यू आर स्टरिंग समथिंग, इफ समथिंग इज हॉट एंड अगर आप उसको स्टर कर रहे हो तो विल इट बिकम मोर हॉट और कूल, विल इट बिकम मोर हॉट और कूल, cool, definitely it will become cool. So maintenance of optimal temperature, maintenance of optimal temperature. Second, movement of food vacuoles in the cytoplasm, food vacuoles जो होते हैं, food particles vacuoles तक पहुंचाना, vacuoles का ही movement entire cells, तो ये सारा फंक्शन हम साइटोप्लाज्म को बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, अगर समझ में आ रहा है तो अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, बीच क्लास में मत होना, मैं आखिरी में भी देखता हूँ कि कौन कौन है, फिर ही अटेंडेंस भेजता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन।
देखो भाई किस किस का अटेंडेंस आ गया, एक बार नाम सुन लो। जयदीप, प्रत्युष, जयदीप, प्रत्युष, प्रतीक, अथर्व, साहिल, सानिका, भक्ति, सोनाली, मेघा, महक एंड आकांक्षा। करेक्ट। इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा कोई और नहीं है। चलिए, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं प्रोबेबल। अगर आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मान लो कहीं पे नहीं भी पूछ लिया किसी ने, तो एक्सप्लेन करो, और उसमें अगर आप एक दो फंक्शन जोड़ दो कि भाई दीज आर द प्रोबेबल फंक्शन, तो आपको ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। ठीक है भाई। साइटोप्लाज्म का रोल क्या है बताओ भाई, रोल क्या हो सकता है? सिंपल लॉजिक। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज रोल ऑफ साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन। सबसे पहले जितनी भी सेल में मोटे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियस में तो होती है प्रोटीन वगैरह, वहां पे सारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड न्यूक्लियस में है। बट जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो सारी कहाँ होती है भाई? साइटोप्लाज्म में होती है। वो सारे ऑर्गेनेलिज ही साइटोप्लाज्म में है। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में है, ईआर साइटोप्लाज्म में, सब तो साइटोप्लाज्म में ही है। सब तो साइटोप्लाज्म में ही है ना? करेक्ट कि नहीं है? बताओ तो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होंगे भाई? फिर साइटोप्लाज्म में ही होंगे, सबसे बड़ी बात है ये। उसके बाद स्टोरेज भाई, स्टोरेज है कि नहीं है? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो जितना भी मटेरियल होगा रॉ मटेरियल, बीट राइबोसोम, बीट प्रोटीन, एटीपी वेटीपी, जो भी चाहिए होता है रॉ मटेरियल, वो सारा रॉ मटेरियल कहाँ स्टोर्ड होगा? साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होगा। ऑर्गेनेलीज अपना रॉ मटेरियल लेके नहीं चलते हैं यहाँ पर, सब साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो जैसे बताया मैंने, ऊपर वाला जो फंक्शन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वो एक है रोल, और स्ट्रीमिंग इज अगेन सेम थिंग। ठीक है। तो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका एक एक वर्ड जो हमने देखा था, हमने वो चीज डिस्कस करी थी। सेंट्रोसोम अभी सब ये सिंगली हम सब लेने वाले हैं। मैं बता देता हूँ क्या क्या लेंगे हम सीलियम फ्लैजेला इंडिविजुअली अलग से पढ़ने वाले हैं। हम लाइसोसोम, सोसाइटल बैक्स, आई थिंक सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स एक ही चीज होती है, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं। पेरोक्सिसोम्स आई गेस नहीं लिया है, देख लेंगे उसको भी। एंड ईआर हमने लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिया है, एंड जीजी हमने लिया है। तो इस 11-12 ऑर्गेनेलीज है जो हमने उठाए हैं। फाइनली लाइट आ चुकी है, 2 मिनट दो। हम्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म से निकलता हुआ, साइटोप्लाज्म से निकलता हुआ मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वैसे हम एंड में पढ़ रहे हैं, अबाउट दैट। न्यूक्लियस हम एंड में, पहले अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से चिपक के एक ऑर्गेनेल निकलता है। न्यूक्लियस से चिपक के एक ऑर्गेनेल निकलता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे बोलते हैं। ठीक है। अब इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखिए, सबका जो भी होता है हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, फिर फंक्शन देखेंगे उसका क्या होता है, और अगर उसके कोई टाइप्स है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। रफ किसकी वजह से होता है? राइबोसोम्स की वजह से होता है वो। ठीक है, तो हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है। द ईआर इज ऑफन एन एक्सटेंसिव 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। डायग्राम देखेंगे हम पहले इसका। सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये सब तो आप देख के लो। उसका बड़ा डायग्राम प्लीज हो है, क्या है ना? ये रहा। पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या सीन क्या है इसका। अरे रे रे रे, हाँ जी ये देखियो, ये रहा अंदर ब्लू ब्लू कलर का पानी में तैरता हुआ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोम्स वगैरह सब है। ठीक है जी, सब है उसमें हमारा सब। अब देखो इस डायग्राम में देखोगे तो एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो जो रिएक्शन होती है, आई हैव टोल्ड यू कि भाई अगर एमआरएनए से राइबोसोम्स में कन्वर्ट होना, एमआरएनए को राइबोसोम में जाना, ये चीज दोनों जगह हो सकती है। साइटोप्लाज्म में भी, तो साइटोप्लाज्म में होगी तो कहाँ पर होगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। और न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है, न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस
मतलब mRNA गया, mRNA ने क्या किया, mRNA ने उसको रीड करा डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड को. Cisternae was told to be part of Golgi evolution before classes. Yes, cisternae is a part of both of them. Cisternae is also present in Golgi complex as well as endoplasmic reticulum. It is there in both. Don't worry. Okay. So see, now what happens is ये रहा mRNA होते हुए गुजरते हुए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा हमारा. These are the pink color parts are nothing but these pink color part are nothing but endoplasmic reticulum. So ये रहे endoplasmic reticulum. So these are the these structures. तो pink वाला आप देख रहे हो ना, these are nothing but cisternae जो ऐसे लंबे ऐसे दिख रहे हैं ना, these are nothing but इनको हम बोल देते हैं cisternae. ठीक है, इनको क्या हम बोल देते हैं, cisternae. So what happens is if this particular ribosome is a rough endoplasmic reticulum. Why rough endoplasmic reticulum? Because it has ribosomes attached to its surface. So what happens is ये mRNA न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा, फिर ये राइबोसोम जो यहाँ पर बैठे हैं इनके थ्रू पास करेगा, और इनके थ्रू पास करते ही ये क्या बनाने लग जाएगा भाई, ये क्या बनाने लग जाएगा, ये देखो छोटे छोटे ब्लू कलर के भाई प्रोटीन्स बनाने लग गया. प्रोटीन देखो क्या हो रहा है, प्रोटीन अंदर एंडोप्लाज्मिक से घूमता हुआ प्रोसेस होता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते आते यहाँ आ गया. ठीक है, फिर ये देखो भाई सिस्टर्नी अपने एंड में क्या कर रही है, जहां पे इसने सारे प्रोटीन भर लिए बैग में, है ना, इसने सारे प्रोटीन अपने बैग में भर लिए. इसके पास बैग था नहीं, तो इसने क्या किया, अपने आप को ही एक बैग बना लिया और अपने आप को यहाँ से कट कर लिया, अपने आप को यहाँ से कट कर लिया. ठीक है भाई, इसके पास बैग था नहीं, इसने सारे प्रोटीन लाया, इसने यहाँ प्रोटीन अपने अंदर भर लिए. ठीक है, प्रोटीन भरने का तो बोला भाई बैग भर गया, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता मेरे में, तो इसने बोला चल भाई मैं यहीं से कट हो जाता हूँ, तो ये कट हो जाएगा. ठीक है, अब ये कट हो जाता है जब अराउंड सिंगली ऐसे घूमने लग जाता है, इसको हम वेसिकल के नाम से पहचाने जाते हैं, वेसिकल हो जाता है ये. वेसिकल क्या करेगा भाई, ऐसे घूमता घूमता आएगा, अब भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है भाई, वहां से वो तो हो गया, पैकेजिंग तो होगी सर की, बट अभी इसको लेबल भी तो लगाएंगे कि भाई तेरे को जाना कहाँ पर है, तेरा ट्रांसपोर्टेशन कहाँ है, तेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेबल कौन चिपकाएगा सर के ऊपर, वो लेबल चिपकाएगा भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स. तो देखो भाई ये घूमते कहाँ आ गए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आके बैठ गए भैया. गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फिर से अपने जो प्रोडक्ट है रिलीज कर देगा, उस हर एक प्रोडक्ट पे लेबल लग के एक प्रोडक्ट, जिसको भाई ये को दिल्ली निकलना है, इसको मुंबई निकलना है, इसको पाकिस्तान निकलना है, जिसको जहां निकलना है वो वहां चला जाएगा. ठीक है, ये होना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देख रहे हो भैया ये जो ब्लैक कलर की लाइन है कौन है भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये कौन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो वेसिकल्स है इनको बाहर छोड़ देते हैं, फिर ये दौड़ता हुआ जाता है, इसको जहां भी पहुंचना है, मान लो साहिल के पास जाना है, मान लो आकांक्षा के पास जाना है, मान लो अथर के पास जाना है, जिसके पास भी जाना है चला जाएगा. ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया, ओवरव्यू क्या हो रहा है, इसमें क्या कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूज हो रहा है. इज इट क्लियर, गुड. अब हम पढ़ सकते हैं उसको, शायद पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ना भी जरूरी है. देखो जी, 2-3 टाइप में मिलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स. तो मैंने आपको दिखाया. सिस्टर्नी तो सारे वो जो ऐसे वाले यूनिट्स होते हैं ना, जितने भी ये वाले यूनिट्स होते हैं, ये वाले ऐसे करके, फिर इससे कुछ और निकलेगा, इससे कुछ और ऐसे, ये वाले यूनिट्स होते हैं सिस्टर्नी. और साइड में जो एकदम राउंड कलर का वो जो अपने प्रोटीन भर के वो पैकेट थैला जो बाहर फेंक देता है, वो हो जाते हैं वेसिकल्स. और ट्यूब्यूल्स भी काफी सारे सेल्स में ऐसे इस टाइप के ट्यूब्यूल्स वगैरह में मिलते हैं, जो सिस्टर्नी होंगे बट थोड़े छोटे छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होंगे. ठीक है, छोटे छोटे स्टार शेप मान लो, जो भी शेप मान लो, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइप मिला के क्या बनाता है, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. सिस्टर्नी में mRNA निकलेगा न्यूक्लियस से, mRNA फिर किस पे आ जाएगा, ER पे आएगा. ER पे कौन बैठा है, उसका कौन इंतजार कर रहा है, ER पे उसका इंतजार कर रहा है भाई राइबोसोम्स अपना काम करेगा. इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे हम कि क्या हो रहा है. ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया. The elements of endoplasmic reticulum freely communicate with one another and contain a fluid called as endospermic matrix. अब ये क्या बोल रहा है कि ये जितने भी है ना, ये एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं. सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स भी बेटा उसी में से निकलते हैं, सारी चीजें उसी में से निकलती. किसमें से, सिस्टर्नी में से ही निकलती. सिस्टर्नी इज द मेन स्ट्रक्चर एंड वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स ये उसी के अंदर से कट आउट होते रहते हैं. तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये सारे चीजें, तीनों चीजें, दे आर फ्रीली इंटरकनेक्टेड. ये लोग फ्रीली कम्युनिकेट करते रहते हैं, एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट करते रहते हैं. क्यों, कैसे कर लेते हैं कि इनके अंदर भी देयर इज अ मैट्रिक्स, इनके अंदर भी देयर इज अ फ्लूइड.
इनके अंदर भी देयर इज अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब प्रोटीन घूम घूम के जाएगा, प्रोटीन को कोई धक्का तो मारेगा नहीं, उसको किसी में फ्लोट करते हुए ही जाना है, तो वो फ्लोटिंग जो मीडियम है, फ्लोटिंग जो मैट्रिक्स है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। ईआर की ल्यूमिन, ल्यूमिन मतलब हमेशा होती है कैविटी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कैविटी है उसके थ्रू वो प्रोटीन घूमते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे भाई, एकदम एंड में पहुंच जाएंगे, वहां से वेसिकल कट हो जाएगा, वेसिकल घूमता घूमता साइटो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। ओके, दिस इज क्लियर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जब पढ़ेंगे आगे का प्रोसेस तब पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इतना आई होप इतना क्लियर आ गया होगा। अभी दो टाइप होते हैं इसमें, स्मूथ और रफ, क्यों होते हैं कैसे होते हैं देखेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, हेलो 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 हेलो, क्या था ये? एक मिनट, वो एक मिनट देना भैया, मैं होस्ट ही नहीं बन पा रहा हूँ। गिव मी 1 मिनट। ओके, यू आर द होस्ट, तो आप क्लास लेने लग जाओ। सोनाली क्लास लेने वाली है जी, सब बैठ जाओ, मैं भी बैठ गया हूँ। कमान सोनाली, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? सब है ना, गायब तो नहीं हो रहे? Is it Sonali Taide, the full name of your English teacher, ma'am? Yes, sir. Okay, I know her then. Nice. And is the other one is there, Gitanjali, या फिर वो नहीं है अभी? सर मैंने सुना है इन मैम के बारे में भी। Gitanjali, right? हाँ, Gitanjali and Sonali are very good friends.
अभी तक नहीं बनाऊं मैं होस्ट। सोनाली, कैन यू मेक मी होस्ट? ट्रांसफर हो गया। ओके, वेरी गुड। होस्ट ही होस्ट को होस्ट बना सकता है यार, आई थिंक। और कैसे हो सकता है? ट्रांसफर करो यार कुछ। हाँ आ गया, आई थिंक आ गया, वेरी गुड। आ गया आ गया। ओके, आपको आवाज आ रही है? आ ही रही होगी यार, अभी तक तो आ ही रही थी। अभी भी आ ही रही होगी। हाँ चलिए, वी आर बैक आफ्टर अ वेरी 5 मिनट्स ग्लिच। हाँ जी, तो हम थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अब इसमें क्या होना है, देखो दो टाइप होने हैं, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ मतलब भाई उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, तो उसका भाई फंक्शंस भी कुछ और हो जाएंगे। राइबोसोम्स जो फंक्शन है, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो फंक्शन कर रहा है तो उसका कोई मतलब है। बट अगर उस पर राइबोसोम्स ही नहीं है तो फिर उसके फंक्शन डिफर होंगे कि नहीं होंगे, बिकॉज राइबोसोम्स ही जो काम कर रहे हैं। बस वो है कि वो जो राइबोसोम्स अटैच किसके ऊपर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। आप देखो होता क्या है, ठीक है, द टू मे ऑकर इन द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक में स्मूथ होगा और एक में रफ होगा, नहीं, दोनों एक टाइम पे भी आ सकते हैं। दोनों में मतलब दो एक ही सेल के अंदर स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। उसकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है वो। ओके, स्मूथ देखो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। क्या बोल रहा है देखो, स्मूथ समझ रहे हो? It consists of mainly of tubules and vesicles, कि इसके अंदर सिस्टर्नी होता ही नहीं है। It consists of mainly of tubules and vesicles. Okay, क्लियर रहना चाहता है वो भी। हार्श वर्ड यूज नहीं कर रहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से नहीं, बट मोस्टली मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स से ही बना होता है। इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स। इट यूजुअली लाइज नियर द सेल मेम्ब्रेन। इट यूजुअली लाइज वेयर? नियर द सेल membrane. It usually lies where? Near the cell membrane. ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक चीज ध्यान दो, सेल मेम्ब्रेन बोल रहा है। सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, आउटर साइड पे है, बाहर की तरफ है। रफ वाले कहाँ होते हैं भाई? रफ वाले कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस की तरफ होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। पास क्या, न्यूक्लियस से ही अटैच्ड होते हैं कि भाई डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए आए और हमारे राइबोसोम्स के थ्रू पास होके अमीनो एसिड्स बनाने लग जाए। ठीक है जी। तो स्मूथ का यही काम है, इट इज वेल डेवलप्ड इन दी मसल सेल। मसल सेल्स के अंदर वो डेवलप्ड होता है। क्या काम करता है वो देखते हैं आगे। रफ वाला भाई पता ही होगा, रफ वाला जो अभी हमने पढ़ा वो हम रफ का फंक्शन पढ़ रहे थे। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी। तो रफ जो होंगे वो सारे सिस्टर्नी होते हैं। इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट, इसीलिए वो रफ होता है। cytoplasmic surface, this makes the surface looks rough or granular. Highly developed in the cells that synthesize and secrete protein. वो पर्टिकुलर सेल्स में ज्यादा होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होगा जो पर्टिकुलर सेल प्रोटीन ज्यादा सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन ज्यादा सिक्रीट करता है, उस पर्टिकुलर सेल्स में ये चीज ज्यादा होने वाली है। These includes what? लीवर सेल, पेनक्रियाटिक सेल, जो भी ग्लैंड्स वगैरह जहां पर होंगे ना, वहां पर ये वाले सेल्स ज्यादा होते हैं। वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ज्यादा मिलेगा। ओरिजिन देखेंगे ना, देखिए क्या होता है। ओरिजिन मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से आता है भाई? पहले अभी हमें पता है सेल में तो होता है, बट सेल में कहाँ से आता है भाई? सेल में कैसे आता है वो कैसे चेक करेंगे? ये देखो, ये बता रहा है, द ईयर अपीयर टू अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप बाय द आउटफोल्डिंग, और फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इनफोल्डिंग, और फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ईयर। The smooth ear seems to arise from rough ear by detachment of ribosomes. Very good, उसने एक ही फंक्शन, एक ही सेंटेंस में अपने को सारी चीजें बता दी। भाई ये बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो आएगा, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस की आउटग्रोथ होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस इसे ग्रो करेगी सिस्टर्नी बनाने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, या तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है भाई, जो बाहर की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ हो सकती है भाई जी। वो इनग्रोथ, आउटग्रोथ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ हो सकती है, इनवर्ड फोल्डिंग, इनसाइड फोल्डिंग, वो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर ये बोल रहा है भाई पहले से पहले का कोई प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे नया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। या फिर ये बोल रहा है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनते हैं, ये बोल रहा है
कि रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स हट जाते हैं तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाते हैं। तो ये चीज इसने बताई। तो ओरिजिन में कोई कंफ्यूजन है किसी को कि कैसे क्यों कहाँ से आ रहे हैं ये? क्या ओरिजिन में किसी को कोई कंफ्यूजन? द वॉइस इज क्रैकिंग। सही में? ओके ओके, ओरिजिन आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स सी फंक्शन क्या करता है ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो यार, मार्क्स फेच करने हैं ना बायो में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कल जो आप लोगों ने पेपर दिया था उसमें से, इसीलिए मैं साइड में रखता हूँ ताकि मुझे तुरंत दिख जाए कि कौन जो पेपर लिख रहा था, उसमें से मैं बता देता हूँ कि किसका नीट था थोड़ा, मतलब नीट मतलब समझते हो ना, नीट। सरिता की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, छोटा छोटा लिखती है, वेरी गुड। बट बहुत ही कम आंसर्स लिखे थे आपने। एक किसी ने ना रूट मॉडिफिकेशन में कुछ और ही लिख के बैठा था। क्या आप लोगों ने जो मैंने आंसर्स चेक किए हैं, आप लोगों ने क्या वो पढ़े हैं वापस? क्या आप लोगों ने वो पढ़े हैं? आप लोग न्यूमेटोफोर्स, जब वहाँ पे नाम है न्यूमेटोफोर्स की, मार्शी एरिया में क्या होता है, तो आप वहाँ पे रेस्पिरेटरी रूट क्यों लिख रहे हो? सबको पता है रेस्पिरेटरी रूट तो होगा ही, बट आप लोग उसको न्यूमेटोफोर्स लिखो, रेस्पिरेटरी रूट से काम नहीं चलना। फिर किसी ने कौन है ये, जो भी है ये मैं बताता हूँ नाम, बट इसमें जो क्वेश्चन था एस्टिवेशन वाला, भाई वेलवेट ट्विस्टेड, तो थोड़ा सा टाइम लगा के वो इतना सिंपल सा डायग्राम है यार, वो बनाओ सिंपल सा डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बढ़िया एक किसी ने किया था, शायद जयदीप, तुम ही थे, नहीं कोई और था, पता नहीं, जो भी था जयदीप ही था शायद। भाई वहां पे फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो तुम लिख रहे हो कैलेक्स को सेपल बोलते हैं, कोरोला को पेटल बोलते हैं, एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं, ये नहीं लिखना सर जी। वहां पर पूछ रहा है कैलेक्स, कोरोला, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल्स के फ्लोरल डायग्राम्स बताओ, फ्लोरल फॉर्मूला बताओ, क्या बोलते हैं कैलेक्स को, के बोलते हैं कि सी बोलते हैं कि प्लस साइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, वो बताना था आपको सर। आप कुछ और ही लिखते बैठे हो। ठीक है, ये नेहा थी, एक किसी ने कुछ किया था। साहिल ने बहुत बढ़िया लिखा पेपर, वेरी गुड, साहिल ने अच्छा लिखा है। तो आप लोग ना एक चीज जरा अपने आपको वो करना पड़ेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भाई मार्क्स देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स असाइंड है। इस बार तो मैंने काफी लीनियंटली आपको दे दिए मार्क्स, बट अगली बार से मे बी इट इज अ स्मॉल क्वेश्चन और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, बट यू शुड हैव दैट आर्ट इन योर सेल्फ कि भाई आप वो आंसर को थोड़ा एलाबोरेट कर पाओ। आप लोग 3 मार्क का क्वेश्चन है, बस में 3 लाइन में खत्म कर रहे हो, तो भाई मार्क्स कैसे मिलेंगे? समझ रहे हो? अभी के क्लास के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि अगर आप आंसर लिख रहे हो, कंसेप्ट मुझे बता दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। बट हैपन द टीचर जो करते हैं ना, टीचर लोग फिर बल्क देखते हैं, कितना ज्यादा लिखा है उसने, कितने ज्यादा पॉइंट्स लिखे, दे विल डेफिनेटली काउंट द पॉइंट्स, हमारा पॉइंट 6 पॉइंट से 3 मार्क्स दे दो ऐसा। सर द टेस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट आई हैव गिवन इट। ओके, आई विल हैव टू चेक देन, देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यार पहली बार ही देखा था मैंने गूगल क्लासरूम। ठीक है, आई विल चेक, जिन्होंने जिन्होंने दिया है ना मुझे एक बार वापस से मैसेज कर देना। ओके, लेट्स गो विद द फंक्शन। फंक्शन क्या होना है भाई, इसका फंक्शन क्या होना है? ओके जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एज वी हैव ऑलरेडी सीन द एयर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सेल टू अनदर, थस फॉर्मिंग अ सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। देख रहे हो ना कि भाई वो न्यूक्लियस से कुछ सामान ले रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से कुछ सामान ले रहा है पहले तो, फिर अपने आप अपने थ्रू पास करते हुए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देता है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये सेल के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो ये वैसे ही ये खुद सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर किसी को पता है भाई ये फॉर्मेशन ऑफ डेस्मा टिब्यूल्स क्या होता है? डेस्मा टिब्यूल्स देखेंगे क्या होता है।
देखो, tubular ER extensions called as desma tubules extend through plasmodesmata to make ER continuous in the two adjacent cells. अब एक चीज देखो, डेस्मा ट्यूब्यूल्स आपको याद है, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा याद है, प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया होगा। चलो वापस बता देता हूँ। अगर ये एक सेल है और ये इसके बाजू वाला सेल है जी, तो ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, एक दूसरे से हाउ विल बी द इंटरैक्ट? तो वो इंटरैक्ट करते हैं एक स्मॉल ओपनिंग से जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये नाम दिया हुआ देखो जी, ये ना प्लाज्मोडेस्माटा से वो एक दूसरे से सेल होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हमेशा सारे सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू भाई? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब फिर डेस्मा ट्यूब्यूल्स क्या होता है? देखो डेस्मा ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ट्यूब्यूलर ईआर। ट्यूब्यूलर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ट्यूब्यूलर हमने देखा ना ऊपर जो टाइप्स देखे थे 3, उसमें से एक ट्यूब्यूलर था। ट्यूब्यूलर ईआर एक्सटेंशन कॉल्ड एज डेस्मा ट्यूब्यूल्स, उसके एक्सटेंशन को बोलते हैं डेस्मा ट्यूब्यूल्स, एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू मेक ईआर कंटिन्यूअस इन द टू एडजेसेंट सेल। अब इसका जो ट्यूब्यूलर ईआर होगा, ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू निकलेगा और इस दूसरे वाले सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड हो जाएगा। समझ में आई चीज? समझ में आई चीज? ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरे वाले सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई बात? करेक्ट है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेस्मा ट्यूब्यूल्स, ताकि सब जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मोर एफिशिएंटली वो फंक्शन परफॉर्म कर पाए, मोर एफिशिएंटली वो प्रोटीन की पैकिंग करें, प्रोटीन का सिंथेसिस करें। ठीक है जी, तो ये काम है फॉर्मेशन ऑफ डेस्मा ट्यूब्यूल्स, ये एक फंक्शन है उनका। हाँ जी, फिर देते हैं सपोर्ट, बिकॉज सिस्टर्नी का अगर आपने स्ट्रक्चर देखो काफी वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर है, काफी वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे लीफ में जैसे लीफ वेनलेट्स होती हैं, तो कैसे उसको हमारे से हैंड में हमारे बोन्स हैं, तो वैसे ही सिस्टर्नी इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। वी हर्ड अबाउट दिस इन क्लास 9। ओह वेरी गुड, ओह वेरी गुड, 9th में पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छा है। ओके, सपोर्ट देती है, साइटोस्केलेटन टाइप बना देती है, बिकॉज देख रहे हैं आप सिस्टर्नी काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड होती है पूरे सेल के अंदर, पूरे सेल के अंदर काफी सारा वाइडली ऐसे स्प्रेड होती है। कौन? सिस्टर्नी की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद सरफेस फॉर सिंथेसिस, देखो क्या बोल रहे हो भाई, सरफेस ऑफ सिंथेसिस। द ईआर ऑफर एक्सटेंसिव सरफेस फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल जी। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन, अमाइनो एसिड, जो चीज भी हैं वो सारे सिंथेसिस करने के लिए भाई सरफेस जगह देता है, जगह देता है, जगह देता है। ठीक है जी, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी देता है। कौन देता है भाई? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर स्पेशली। ठीक है जी, उसके बाद पैकेजिंग करना ही है। द प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम पासेस थ्रू ईआर ल्यूमेन वेयर दे गेट मॉडिफाइड, अपने आप को वो मॉडिफाई करते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं। डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, बस मॉडिफाइड लिखो, बस अगला टीचर समझ जाएगा जी। Then their modified protein move into the transitional area where ER buds of membranous sac। समझ रहे हो जी? मैं जो बात कर रहा था कि जो लास्ट में जाके सारे प्रोटीन्स एक पर्टिकुलर सैक के अंदर आ जाएंगे, फिर वो सैक बड ऑफ कर जाएगा, मतलब निकल जाएगा, कट हो जाएगा वहां से। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल, फिर उसको हम नाम दे देंगे क्या जी भाई? ट्रांसपोर्ट वेसिकल, टीवी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल कैरिंग द प्रोटीन टू द गोल्गी apparatus। ठीक है, गोल्गी के पास जाएगा वो। हेयर दे आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड, यहाँ पे पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी। पैक्ड इनटू सेक्रेटरी वेसिकल्स। देखो यहाँ थे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या करेंगे? ईआर से लेते हुए उसको ले जाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। फिर एक सेक्रेटरी वेसिकल क्या करेंगे? उसको लेके जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वहां से सिक्रेट कर देंगे, मतलब बाहर की तरफ छोड़ देंगे उसको। तो हमारे जो भी प्रोटीन अंदर बने तो सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बाहर चले जाएंगे। तो ये पैकेजिंग का काम करते हैं जी ये लोग। हाँ जी, ये डायग्राम हमने समझा दिया था, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई और डाउट? चलिए फिर राइबोसोम्स देखते हैं क्या होता है। राइबोसोम्स देखते हैं क्या होता है। देखो हेडिंग यहाँ दी हुई है, राइबोसोम्स। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं क्या है। डिटेल में नहीं जाएंगे जी, राइबोसोम सब वगैरह सारी चीजें ना आगे, मतलब राइबोसोम्स आगे आने वाला, बाकी चीजें आगे नहीं आएंगी, बट राइबोसोम जरूर आगे आने वाला है। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब हम पढ़ेंगे तो भाई होता है राइबोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जो करवाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो इस टाइप का कोई डायग्राम आपको दिखा होगा, या यहाँ से कहीं से भी आता है, mRNA आएगा ऐसे, mRNA ये रहा,
फिर यहाँ से टीआरएनए आएगा, यहाँ पे बैठेगा, कोड पढ़ेगा और यहाँ से प्रोटीन निकाल देगा। यहाँ पे प्रोटीन की चेन ऐसे बनती जाएगी, अमाइनो एसिड की चेन। है जी, याद आ रहा है? कुछ आना चाहिए। चलिए जी, राइबोसोम्स का क्या काम है यहाँ पर देख रहे हैं। राइबोसोम भी एक ऑर्गेनली है कि नहीं है? बिकॉज राइबोसोम्स आर दी अबंडेंट, काफी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं जी, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं और बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। कि देखो क्या होता है, राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। In prokaryotic cell, they float freely in cytoplasm. In eukaryotic cells, they occur freely in cytoplasmic matrix and are also attached to the outer surface of rough endoplasmic reticulum. उस पे भी होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भी होता है जी, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर भी होता है। मतलब कि हर जगह पे प्रेजेंट है। कौन जी? हर जगह पे कौन प्रेजेंट है जी? ये अपने राइबोसोम भैया। राइबोसोम्स हर जगह पे प्रेजेंट है। देखो दो टाइप के मिलते हैं, टाइप पे कंफ्यूज नहीं होना। दो टाइप के होते हैं राइबोसोम्स, एक होता है 70S टाइप, एक होता है 80S टाइप। ठीक है जी, 70S वाले होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में और 80S वाले होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में। अब 70S भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 50S एंड 30S। 50 प्लस 30 कितना होता है? 50 प्लस 30 कितना होता है? 80। हाँ जी, जयदीप 70 बोल रहे हैं, वेरी गुड। 80 होता है जी, 80। हाँ, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 60 और 40 80 नहीं होता, 60 40 100 होता है, बट बोलते हैं इसको फिर भी 80S है। हाँ जी, ये एस को ऐड नहीं करना, एस इज स्वेटबर्ग्स यूनिट। ओके, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। एस इज कॉल्ड एज स्वेटबर्ग, SVEDBERG, एस इज स्वेटबर्ग यूनिट। तो देखो राइबोसोम्स हमेशा दो यूनिट के बने होते हैं, दो सब यूनिट के बने होते हैं। वन इज द लार्जर सब यूनिट एंड वन इज द स्मॉलर सब यूनिट। ओके जी, तो लार्जर सब यूनिट होती है 50S टाइप की, 50 स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ यूनिट, जो यहाँ पर लिखा है देखो उसने 1 into 10 to the power minus 13 सेकेंड। आई डोंट नो ये कैसे होता है, वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं ना, बोल सकते हैं, दैट इज वन थिंग, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आप बोल सकते हो, बट ये जो यूज कर रहा है वह आप वही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। स्वेटबर्ग यूनिट कैसा होता है, देखिए कि Swedberg unit is a measure of a particle size depending on the speed with which the particle sediment in ultracentrifuge. ओके, तो ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। इसमें देखो क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूज इज सेंट्रीफ्यूजिकल मशीन जो होती है, बहुत सारी एक ऐसे मशीन लगती है जिसके अंदर हमारी टेस्ट प्लास्टिक के टेस्ट ट्यूब्स डलती हैं और उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स होते हैं। फिर व्हाट हैपेंस इज वो मशीन बहुत स्पीड से घूमती है, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते उतनी स्पीड से घूमती है। तो व्हाट हैपेंस इज की सिंपल टेंडेंसी है, अगर आप पानी में कोई पत्थर वत्थर डालोगे, पत्थर जाके बैठ जाएगा नीचे। तो सेम चीजें यहाँ पर छोटे पार्टिकल होंगे, तब आप उनको ऐसे ऐसे घुमाओगे, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो पार्टिकल जाके सेडिमेंट कर जाएगा, वो पार्टिकल जाके बेस पे बैठ जाएगा। तो यही है कि वो पार्टिकल को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में बैठने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना टाइम में वो जाके वहां पे बैठ जाता है, वो टाइम को बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट। ओके जी, वो टाइम को बोलते हैं स्वेटबर्ग्स यूनिट। कितना टाइम लेता है वो एक मेजर हो जाता है, वो एक मेजर हो जाता है, वो एक यूनिट हो जाती है। तो प्रोकैरियोट में 70S टाइप्स के होते हैं, उसकी सब यूनिट है 50S एंड 30S। यूकैरियोट्स में दो, एक 60S का होता है बड़ा वाला, एक होता है 40S का। ठीक है, उसके अंदर की चीजें में आपको जाना की जरूरत नहीं है, अभी बहुत डिटेल्ड चीजें होती है कि उसके अंदर क्या क्या होता है, कि 5S RNA होगा, 23S RNA होगा, 16S RNA होगा, 18S RNA, 5.8S RNA। ये सारी डिटेल आपको इस लेवल के लिए तो जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपन इस पे नहीं जाएंगे ताकि आपके दिमाग में भी ना जाए ये चीज। 50S से 30S ये चीज याद हो गया, 70 80S याद हो गया, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट आपको बता दिया, वैसे आपको कोई बताता नहीं है स्वेटबर्ग यूनिट। ओके, फंक्शंस देख लो भाई राइबोसोम्स का। राइबोसोम प्रोवाइड स्पेस फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल, पता ही था हमें, राइबोसोम्स ही तो कर रहा है जो काम कर रहा है। As they are known as the protein factories of the cell, करेक्ट है कि नहीं? कोई डाउट कर रहा है? किसी को डाउट है कि भाई क्यों इसको नाम दे रहे हैं प्रोटीन फैक्ट्री, मैंगो फैक्ट्री क्यों नहीं दे रहे? कोई डाउट नहीं है जी, वेरी गुड, प्रोटीन फैक्ट्रीज हमने इनको नाम दे दिया जी। Ribosomes also provide site for attachment of tRNA and mRNA which participates in protein synthesis। हाँ जी भाई, वीडियो देखा जिसने वीडियो देखा है उसको tRNA क्या होता है, mRNA क्या होता है पता है भाई। तो जिसने नहीं देखा है कृपया करके आज जाके देख लें, जिसने नहीं देखा है कृपया आज क्लास खत्म होने के बाद देख लें, 2 मिनट या 3 मिनट का वीडियो है, आपकी लाइफ बना देगा वो वीडियो। ठीक है जी, तो ये था फंक्शन
राइबोसोम्स का, ठीक है। इतने डिटेल में हम पढ़ेंगे हर ऑर्गेनेलीज को, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, ठीक है, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है सब्जेक्ट में, जितना एग्जाम में पूछेंगे उतना ही पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया जी। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कोई डाउट है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे चलें, गोल्गी अपैरेटस पे चलें? चलेंगे और क्या करेंगे, चलो। ओके जी, गोल्गी apparatus is present in eukaryotic cell. It is specially extensive in secretory cells. ओके, अब क्यों secretory cells में ज्यादा होगा? बिकॉज देखो यार, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पैकेजिंग करके लेबलिंग करेगा और फाइनली जो प्रोटीन रिलीज कर रहा है, secretory vesicles के थ्रू, वो कौन कर रहा है सर? गोल्गी apparatus ही कर रहा है ना। वहां से mRNA आ जाता है न्यूक्लियस से निकलते हुए, फिर वो किस पे बैठेगा? वो बैठेगा राइबोसोम्स, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम पे बैठेगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी और अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड्स की चेन बनेगी, प्रोटीन्स बन जाएंगे। वो प्रोटीन्स ईआर से पास होंगे, प्रोटीन्स ईआर की वेसिकल्स में होते हुए गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ठीक है। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही फाइनल बॉडी है जो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज देगी, ठीक है जी। तो इसीलिए जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे सिक्रीटरी सेल्स में, जो भी सेल्स कुछ सिक्रीट करते हैं, मे बी जो भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी वो सिक्रीट कर रहे हैं, तो वहां पर ये सेल्स हमारे ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं जी। ओके, स्ट्रक्चर देखोगे क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस भी सेम 3 टाइप्स के मिलते हैं, वही सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, थोड़ा डिफरेंट होता है बट मोस्टली सेम होता है वो दिखने वाइज। ओके जी, अब देखो ट्यूब्यूल्स अगर देखें, सिस्टर्नी वेसिकल्स तो वैसे ही होते हैं। ट्यूब्यूल्स कैसा होगा? शॉर्ट, एस्टोनिशिंग, एस्टोमोशिंग, पता नहीं क्या मतलब है इसका, एनेस्टोमोशिंग, मे बी अ स्पेलिंग मिस्टेक, arise from periphery of the cisternae. Some of these enlarge at their end to form vesicle. Okay, this is nothing but वही चीज यार, ये वाला जो एंड होता है आगे, एंड आके ये यहाँ पर सारे प्रोटीन्स वगैरह आगे आ जाएंगे, फिर यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद ये छोटा जब होगा तो इसको हम ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तब हम इसको वेसिकल बोल देते हैं, जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तब हम इसको वेसिकल बोल देते हैं, ठीक है। ये था, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से हमें सारी चीजें समझ में आएगी। इसके दो सरफेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। इसके दो सरफेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस, ये चीज थोड़ा कंसेप्चुअल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके दो सरफेस होंगे सर जी, सिस एंड ट्रांस। देख रहे हो, सिस फेस देख रहा है, ये बोल रहा है भाई जी ये सिस फेस है, और ये है ट्रांस फेस। नीचे वाला फेस है ट्रांस, ऊपर वाला फेस है सिस। तो सिस फेस इज ऑलवेज द रिसीविंग एंड। व्हाट इज इट रिसीविंग? क्या रिसीव कर रहा है? क्या रिसीव कर रहा है सर जी? राइबोसोम्स कहां से आ गए? क्या रिसीव कर रहा है? अरे भाई प्रोटीन यार, प्रोटीन 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 रिसीव कर रहा है जी। सिस स्पेस जो होती है ना सर, सिस स्पेस जो होती है वो प्रोटीन रिसीव करता है सर। सिस स्पेस जो होती है ना, वो प्रोटीन रिसीव करता है, ठीक है। यहाँ से प्रोटीन अंदर जाएगा, फिर वो घूमता घूमता पैकेजिंग, लेबलिंग वेबलिंग करता हुआ ट्रांस फेज से हमेशा निकलता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोल सकते हैं। ये सिक्रेटरी वेसिकल्स फ्रॉम ट्रांस फेज। ओके, ये चली जाएगी जी डायरेक्टली बाहर। ये चली जाएगी कहाँ? डायरेक्टली बाहर चली जानी है ये। समझ में आया? सिस फेज, ट्रांस फेज समझ में आया? सिस फेज इज द रिसीविंग फेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन आ रहे हैं सिस फेज पे चिपकेंगे पहले, वहां से वो अपना कंटेंट अंदर छोड़ देंगे। किसके अंदर? गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर पैकेजिंग लेबलिंग हो जाएगी उसकी। उसके बाद वो निकलेंगे कहाँ से सर? ट्रांस फेज से निकलेंगे। कहाँ सर निकलेंगे? ट्रांस फेज से निकलेंगे। ट्रांस फेज से निकलने कहाँ जाएंगे जी? डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर, सेल स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में, और फिर उसके बाद जिस ऑर्गन को चाहिए वहां। करेक्ट है सर? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। देख लो ये फंक्शन क्या है, हमें पता ही है, हमें मोस्टली पता है क्या फंक्शन है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैक्स द मटेरियल कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंथेसाइज इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स खुद भी सिंथेसाइज करता है, बट उसका मेजर जो काम है वो सिंथेसिस का है। जो उसका मेजर जो काम है वो है सिंथेसिस का है जी, ठीक है। जो उसका मेजर काम है वो सिंथेसिस का काम है। ओके, अब केमिकल लेबल्स आर एडेड टू सेंड द प्रोडक्ट टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कैसे केमिकल लेबल लगता है। कोई फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, कोई अमाइनो ग्रुप जोड़ दिया, कोई भी ग्रुप जोड़ दिया यार,
समझ लो कोई भी ग्रुप जोड़ दिया, उस पर लेबल लगा दिया कि तेरे में ये लगा दिया मैंने लेबल, तेरे को पहुंचना है, पहुंच ले जल्दी से। प्रोटीन की बात चल रही है, प्रोटीन को हम पहुंचा रहे हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये पहला फंक्शन है जी इसका। देखो क्या करता है, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स सच एज फॉस्फेट ग्रुप्स आर एडेड टू द गोल्गी प्रोडक्ट, हेल्प इन सॉर्टिंग। जिस प्रोडक्ट को मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे भेजना, तो ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉस्फेट ग्रुप चिपकाता रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप चिपका देगा, फिर ये लास्ट में देखेगा हाँ भाई ये सब पे फॉस्फेट ग्रुप है, तुम आ जाओ ग्रुप बनाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का और निकल लो, ठीक है। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और निकल लो, तुम्हें यहाँ जाना, हार्ट के पास जाना है, हार्ट को हेलो बोल के आओ, ठीक है। तो वो ये करते हैं। मॉडिफिकेशन टैग्स कौन लगाता है जी, मॉडिफिकेशन टैग कौन लगाता है, पैकेजिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स लगाता है सर। कौन लगाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स लगाता है, करेक्ट है जी, कोई डाउट। मॉडिफिकेशन टैग वाला पार्ट समझ में आ गया, जल्दी बताओ। करेक्ट है। फिर देखो क्या हो रहा है, पैकेजिंग इन्वॉल्व्स रैपिंग ऑफ द मटेरियल बाय मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। सेम चीज जो ऊपर हो रही थी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन जाएगा जी, इसके अंदर सारे आ जाएंगे और यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल बडेड फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स have external molecule on their membrane which recognize the docking site। समझ रहे हो, डॉकिंग, डॉक किसको बोलते हैं हम, डॉक किसको बोलते हैं, डू यू अंडरस्टैंड डॉक। सर जहाँ पे सामान लोड और अनलोड होते शिप के, शिप के अंदर, हाँ जी, उसको डॉक बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो पॉइंट क्या बोल रहा है, लॉजिक क्या है सर्विस का। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बडेड फ्रॉम गोल्गी, द ट्रांसपोर्ट वेसिकल बडेड फ्रॉम गोल्गी मे हैव एक्सटर्नल मॉलिक्यूल। जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के ऊपर भी कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि मेरी डॉकिंग साइड कौन सी है, कि भाई मुझे, भाई सेल तो राउंड है, अब मुझे कौन से एंड पे जाऊंगा, कौन से एंड पे जाऊं ताकि मेरी मेरी डॉकिंग साइट मिले उसको। तो वो उसके लिए क्या क्या होता है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होता है उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जो रिकॉग्नाइज करता है अपनी डॉकिंग साइट की, हाँ भाई ये है मेरी डॉकिंग साइट, ठीक है, ये है मेरी डॉकिंग साइट, मुझे यहाँ भेज दो, ये मेरी डॉकिंग साइट, मैं यहाँ जा रहा हूँ। समझ में आई सर पैकेजिंग वाला पूरा सॉन्ग। सेकंड चीज देखो क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमने देखा ऊपर ही, हमने पहले पॉइंट में पढ़ लिया था कि भाई ट्रांसपोर्ट तो कर ही रहा है, वो पैकेजिंग तो कर ही रहा है, लेकिन वो खुद के कुछ प्रोडक्ट भी सिंथेसाइज कर रहा था, करता है कौन, खुद के कुछ प्रोडक्ट भी सिंथेसाइज करता है। हमने बोला कि नहीं बोला, बोला, बिल्कुल बोला। तो खुद के क्या प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है सर, वो देखेंगे हम। देखो ये खुद के कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है देखो। द गोल्गी apparatus synthesize some simple carbohydrates such as galactose and certain polysaccharide। polysaccharide is nothing but sugar, as you all know, I hope you know। ओके तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। प्रोसेस अगर यानी यहाँ नहीं लिखा तो दैट मीन्स प्रोसेस जानने की आपके लिए जरूरत नहीं है, आप इतना जान लो कि भाई वो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है जी, आ गया होगा समझ। formation of glycoprotein, the Golgi apparatus link carbohydrates with protein coming from ER to form glycoprotein। This process is called as glycosylation। glycosylation बोलते हैं जी। देखो क्या हो रहा है, प्रोटीन तो वो कुछ बना ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो वो खुद बना ही रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। क्या होता है देखो भाई, वो जो ऊपर से प्रोटीन आ रहा है ना, ऊपर से प्रोटीन आ रहा है ER से, ऊपर से जो प्रोटीन आ रहा है वो प्रोटीन पे क्या अटैच कर देगा, अपना बनाया हुआ कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देगा, ये अपना बनाया कार्बोहाइड्रेट अटैच कर देगा, और फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा सर ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोडक्ट मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। फिर ग्लाइकोप्रोटीन के अपने अलग अलग काम होंगे, वो अपने काम में चला जाएगा, उसका हमें कोई लेना देना नहीं कि वो क्या काम करता है। हमें हम ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। हमें पता है वो ग्लाइकोप्रोटीन बना है, ग्लाइकोप्रोटीन आगे जाके उसका जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या फिर जो भी उसका बायोकेमिकल फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन भी करेगा। देखो जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच कर रहा था प्रोटीन में, यहाँ पे लिपिड अटैच करेगा, सेम थिंग। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स अटैच कर रहा था इसलिए हम उसका नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पे लिपिड अटैच करेगा, अभी हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन। क्योंकि लिपिड अटैच कर रहा है किस पे, लिपिड अटैच कर रहा है किस पे, प्रोटीन पे सर। Coming from ER or complex into lipoprotein in the Golgi complex. This process is termed as what? Liposylation. This process is called what? Liposylation. Correct है सर, कोई डाउट है? Liposylation. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पे चिपका देगा तो
ग्लाइकोसाइलेशन, हाँ सारे 1 1 1 लिख दो, और ज्यादा लिख दो, मैं भी लिख देता हूँ थोड़े बहुत, सब लिख दो। हाँ वेरी गुड, सब बहुत ज्यादा जरूरत है। करेक्ट करेक्ट, सही सही सही, सब लिख दो। बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है सबको, वाह मुझे भी आ गया। ठीक है, करेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन क्लियर है? ओके सर, वापस से। ओके देखो प्रत्युष, क्या हो रहा है, ऊपर से देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास क्या चीज आ रही है, हमारे पास प्रोटीन्स आ रहे हैं, हमारे पास प्रोटीन आ रहे हैं। अब प्रोटीन देखो आएंगे इसके अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा कि जो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दो काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, रैपिंग करता है, और उसकी लेबलिंग करता है, ठीक है। और सेकंड काम हमने देखा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स खुद के भी कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, खुद के भी कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है। फिर हमने देखा कि हाँ खुद का क्या प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, वो हमने देखा कि हाँ ये खुद का कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है। फिर क्या होगा, जो हमारा प्रोटीन ऊपर से आएगा, जो हमारा प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, उसके ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट चिपका देगा, और उस पर्टिकुलर हमको हम क्या बोल देंगे, उस पर्टिकुलर को हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, जब एक प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट चिपक जाता है, हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये उसका एक प्रोसेस हो गया। सेकंड है क्या होगा, ऊपर से सेम चीज, वही प्रोटीन आएगा, उसके बाद अभी लिपिड होगा उसके पास, वो लिपिड चिपका देगा किसके ऊपर, लिपिड किसके ऊपर चिपका देगा सर, प्रोटीन के ऊपर। तो क्या बना देगा, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये दो चीज वो सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन वो खुद सिंथेसाइज करता है, खुद बनाता है। ठीक है, और पैकेजिंग प्रोटीन की करता ही है, पैकेजिंग लेबलिंग तो प्रोटीन की वो करता ही है। हाँ जी सही है, चलें आगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, मैं बताता हूं कैसे होता है। ये देखिए, एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, देखो पढ़ लेते हैं पहले। द गोल्गी apparatus adds material to plasma membrane as the secretory vesicle discharge their content by exocytosis. Their membrane are incorporated into the cell membrane. As we have seen this particular diagram, this diagram, see, मिटा देता हूं पूरा, तो आधे ढूंढते रहेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। देखो जी, क्या बोल रहा है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है ना, इसको इस पे ऐड करता रहता है अपना मटेरियल, इसको सिंथेसाइज करता रहता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल्स ऐड करता रहता है, और सेल्स ऐड करता रहता है। होता क्या है, देखिए ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स ये बना रहा है, सिक्रेटरी वेसिकल्स बना रहा है, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ जाएंगे, अपना जो कंटेंट होगा, प्रोटीन प्रोटीन होगा, तो बाहर निकाल देंगे जी, ब्लड स्ट्रीम में बाहर निकाल देंगे। फिर जो खुद सिक्रेटरी वेसिकल्स है वो क्या हो जाता है, सेल वॉल के, सेल वॉल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही ज्वाइन करवाता है अपने आप को। तो क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग एडिशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आई ये चीज, जल्दी बताओ, समझ में आई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिपेयर कर रहा है, मतलब सिक्रेटरी वेसिकल जा रहा है, देखो अतर ध्यान से सुनो, सिक्रेटरी वेसिकल निकल रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, अब उसके पास क्या है, सारे प्रोटीन है। सिक्रेटरी वेसिकल जाएगा किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ओपन करके वो नीचे से खोल के अपने सारे प्रोडक्ट्स निकाल देगा, सारा प्रोटीन बाहर की तरफ छोड़ देगा। उस प्रोसेस को भी एक नाम दिया है, देखो कुछ भी अंदर का कंटेंट अगर सिक्रेटरी वेसिकल से बाहर जा रहा है तो हम इसको बोल देते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, कुछ तो भी चीज साइटोप्लाज्म से एक्सो यानी बाहर निकल रही है, और एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी अंदर, कुछ तो भी चीज बाहर से साइटोप्लाज्म के अंदर आ रही है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, तो ये है एक्सोसाइटोसिस। तो प्रोटीन्स वगैरह ये बाहर निकाल देगा। तो ये जो सिक्रेटरी वेसिकल की कवरिंग रह गई, ये जो सैक रह गया, ये सैक इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही समा जाएगा, उसमें ही एड ऑन हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई?
करेक्ट है। चले नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भाई कौन है? अपने सुसाइडल बैग्स। अब बोलोगे वो बनते कहाँ से हैं? देखो भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही निकालता है वो। गोल्गी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू प्राइमरी लाइसोसोम्स बाय बडिंग फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ सिस्टर्नी। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और बर्न आउट सेल पार्ट। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कि लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग है वो आ कैसे रहे? जैसे ये है, जैसे ये होता क्या, जैसे ये ऐसा नहीं, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा, खाली होंगे, थोड़े बहुत एंजाइम्स होंगे। तो क्या होता है, ये ऐसे ना बड ऑफ कर जाएगा, यहाँ से बड ऑफ कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा? लाइसोसोम बन जाएगा। क्यों? इसके अंदर थोड़े बहुत एंजाइम होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है जी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही ओरिजिनेट हो रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। लाइसोसोम्स तो पता ही है आप लोगों को, सुसाइडल बैग्स। चले जी नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। चलें, माइटोकॉन्ड्रिया तो हमें पता ही है जी, पावर हाउस। ठीक है जी, खुद का डीएनए है इसके पास, एटीपी वेटीपी बढ़िया सिंथेसाइज करता है दबा के, स्ट्रक्चर वगैरह है इसके बढ़िया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके, है जी। चलो देखते हैं क्या होता है, कौन है ये। लोकेशन देख लो कहाँ होगा भाई, सेल के अंदर ही होगा, ये तो पता ही है हमें। द माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कंसंट्रेटेड इन द मोर एक्टिव रीजन। जहां जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस पर्टिकुलर सेल या फिर उस पर्टिकुलर रीजन में जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस पर्टिकुलर सेल में, उसका नंबर बहुत होगा। ऐसा नहीं होता कि सर जी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, बहुत सारे होते हैं एक ही सेल के अंदर, 7 8 9 जितने भी होने हो सकते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉम मे बी अ फ्यू टू ओवर 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। समझ रहे हो जी? फ्यू से लेके 1000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं एक सेल के अंदर सर। डिपेंडिंग ऑन व्हाट सर? डिपेंडिंग ऑन कि उसकी लोकेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन उसकी लोकेशन क्या है, कहां पर उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। करेक्ट, यस। ठीक है, अब देखो सर कंपोनेंट क्या है। 2 यूनिट मेम्ब्रेन आर फिल्ड विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। देखो अभी ये स्ट्रक्चर पे आ गया ना, स्पेरिक, ये स्ट्रक्चर पे आ गया। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। ठीक है जी, कैसे होता है वो देखेंगे। देखो बोथ द मेम्ब्रेन रिजेंबल द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी लगती है, हाउएवर they are slightly thinner than cell membrane. The two membrane differ in kind of protein and lipids they have and also in their properties. तो जो दोनों इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन है किसकी साइड, माइटोकॉन्ड्रिया की, वो लगती सेल मेम्ब्रेन जैसी है, बट उनका जो कंटेंट है डिफर कैसे करती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है उनके अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है उनके अंदर। ठीक है, दे हैव लिपिड्स, दे हैव एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज मतलब कौन से मटेरियल को वो अपने थ्रू पास होने देगी, कौन से मटेरियल को नहीं होने देगी, वो सारी प्रॉपर्टीज डिफर करती है। वो सारी प्रॉपर्टीज क्या करती है सर? डिफर करती है दोनों मेम्ब्रेन्स में। आउटर मेम्ब्रेन दिखेंगे सर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है तो उनको दिखा देते हैं पहले। भाई जी ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम देखा होगा, कलरफुल नहीं है, माफी चाहूंगा। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया सर जी। एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है। इनर लेयर फोल्डेड है जी, इनर लेयर ने क्रिस्टी बनाई हुई है। क्या बनाया हुआ? क्रिस्टी, क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर देखो कौन बैठा है, ब्लैक ब्लैक कलर का, छोटे छोटे। ठीक है जी, ठीक है, ये देख लो, ये बनाते हैं क्रिस्टी अंदर वाली मेम्ब्रेन। उन दो क्रिस्टी के बीच में जो जगह रह जाती है, ये वाली बीच वाली जगह, बीच क्रिस्टी के सेंटर की जगह, मतलब क्रिस्टी के बीच की जगह को हम बोल देते हैं इंटर क्रिस्टनल स्पेस। इंटर क्रिस्टनल स्पेस, ये रही इंटर क्रिस्टनल स्पेस, ये रही ये वाली इंटर क्रिस्टनल स्पेस, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है सर, outer membrane क्या होता है? outer membrane is smooth. The outer membrane is smooth, freely permeable to most of the small molecules containing fewer enzymes and is pure in protein. Poor in protein. देख रहे हो, हम जब ऊपर पढ़ रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अगर एक जैसी दिख रही है तो डिफरेंस क्या क्या है, ये डिफरेंस है सर। देखो, they are freely permeable to most of the small molecules. Small molecules भाई तुम निकलो ना, क्या बोलते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हो तुम। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही कम एंजाइम्स है और बहुत ही पुअर है प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स भी बहुत कम है उसके अंदर। क्या है? प्रोटीन्स भी बहुत कम है। इट हैज पोरिन्स प्रोटीन विच फॉर्म्स चैनल फॉर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोरिन्स एक होता है, एक होता है एक्वापोरिन्स, एक होता है पोरिन्स।
पोरिन्स मतलब these are the small openings. Porins are the small openings जिसको प्रोटीन्स को पास थ्रू करने के लिए करती है. एक होता है एक्वापोरिन. एक्वापोरिन क्या करता है? वाटर के पास थ्रू होने के लिए होते हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के पास थ्रू होने के. किसी भी मेम्ब्रेन से अगर किसी पर्टिकुलर चीज को अंदर बाहर करना है तो वो पोरिन के थ्रू करेगा. ठीक है, पोरिन के थ्रू करेगा. पोरिन मान लो टनल, एक टनल के फॉर्म में मान लो पोरिन को. ठीक है, तो इसने ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया. इनर मेम्ब्रेन के बारे में भी देख लेते हैं. द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल बोल रहा है ये, एंड रेगुलेट द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. बाहर वाली मेम्ब्रेन भाई सब अंदर आने देती है, सब अंदर आने देती है, सब बाहर जाने देती है. बट इनर मेम्ब्रेन ऐसी है. इनर मेम्ब्रेन सर जी सेमी परमिएबल है. इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है. क्या है? इनर मेम्ब्रेन सर सेमी परमिएबल है, मतलब सभी प्रोडक्ट को अंदर बाहर नहीं करने देती है. फिर वो पहली वाली देखी थी कि बहुत ही कम एंजाइम होते हैं, बट इसमें बहुत सारे ज्यादा एंजाइम होते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ही पुअर होते हैं. इसके अंदर प्रोटीन भी दबा के बहुत प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होते हैं. इट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड इनटू न्यूमरस इनफोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी. तो अंदर वाली लेयर है ना, इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है. इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है. इन व्हाट? फोल्डेड इन व्हाट सेंस? टू फॉर्म व्हाट? क्रिस्टी. क्रिस्टी बना देती है वो. ठीक है, अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है वो ऐसे ऐसे फोल्ड होते होते क्या बना देती है? क्रिस्टी बना देती है. क्रिस्टी. समझ में आ गया? ये रही आउटर मेम्ब्रेन, इंटरक्रिस्टल स्पेस. ये रहा इंटरक्रिस्टल स्पेस. समझ में आ गया? अब देखो क्रिस्टी क्या होता है वो देखेंगे. द क्रिस्टी एक्सटेंड्स टुवर्ड्स वेरिंग डिग्री एंड मे फ्यूज फ्रॉम दोज ऑफ द अपोजिट साइड. अब कभी कभी क्या होता है, सामने साइड से जो क्रिस्टी आ रही होती है ना, कभी कभी ये दोनों फ्यूज भी कर जाते हैं. ऐसे करके ऐसे ना फ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी. ठीक है, समझ में आ गया होगा. जो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन अपनी यूज कर रहा है उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ. The cristae extends inward to varying degree and may fuse with those from opposite side, dividing the mitochondria into compartments. Dividing the mitochondria into compartments. The cristae are arranged in characteristic way in different cell. ठीक है, cristae are arranged in characteristic way in different cells. They may be simple or branch, straight or zigzag, lamellar, tubular. The cristae vary in number also. ठीक है, ये सारे हमने possibility बता दी कि जो क्रिस्टी होनी है बहुत सारे शेप साइज में हमें मिलनी है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ सेल इट इज. डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ अ सेल और वेयर इज द पोजीशन, वेयर द सेल इज लोकेटेड. ठीक है, उस पे डिपेंड करता है. क्रिस्टी समझ में आया? क्रिस्टी समझ में आया? एक बार रीड करो इसको. लेट मी ब्रीथ. सांस लेने दीजिए मुझे. ठीक है, आप एक बार रीड करो, क्रिस्टी को रीड करो. अगर कुछ डाउट है तो पूछो. Lamellar in the sense sheet like. Lamellar मतलब sheet like, sheet, thin sheets like. ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर. ऑक्सीजोम्स देखेंगे क्या होता है. फंक्शनिंग एंड ऑल हम आगे पढ़ते हैं इसकी बाद में. अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ऑक्सीजोम्स ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे देख रहे हो क्रिस्टी, ये ना इसने देखो क्या किया है, एक पर्टिकुलर क्रिस्टी को माइक्रोस्कोप किया, एक पर्टिकुलर क्रिस्टी को, सिंगल क्रिस्टी को जूम इन किया हुआ है. उस पर हम ऑब्जर्व करते हैं छोटे छोटे ये है, क्या है, छोटे छोटे ऑक्सीजोम्स हैं. द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बियर्स माइन्यूट रेगुलर स्पेस लॉलीपॉप शेप्ड about 8.5 nanometer wide particle known as the
8.5 smart particle known as the inner membrane subunit और the elementary particle EP और इनको ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। इतने सारे नाम है इनको, या तो हम ऑक्सीजोम्स बोलेंगे या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलेंगे या हम इसको मेम्ब्रेन सब यूनिट बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे मेम्ब्रेन सब यूनिट, बट आई प्रेफर ऑक्सीजोम्स यूज करो, ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। ऑक्सीजोम्स हम यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये है ब्लैक ब्लैक कलर के ऑक्सीजोम्स। ये ना एटीपी सिंथेसिस का जो फंक्शन है इनका, यही करते हैं ये सर जो अपने ना ऑक्सीजोम्स, यही करते हैं एटीपी सिंथेसिस का काम इसका। ठीक है, समझ में आया? जो एटीपी सिंथेसिस का काम है ये कौन करता है? यही करते हैं। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स की बात चल रही है। मैट्रिक्स मतलब बीच में जितनी भी स्पेस बच गई, अभी क्रिस्टी और ऑक्सीजोम्स तो है ही, अभी बीच में जितनी भी स्पेस बन गई जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, वो मैट्रिक्स हो गए। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही एक मटेरियल होगा इसके अंदर भी, फ्लूइड टाइप का। द वाइट स्पेस बिटवीन द क्रिस्टी इज कॉल्ड एज द इनर चेंबर। ठीक है, चेंबर, इनर चेंबर। इट इज फिल्ड विद डेंस फ्लूइड टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर होता है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो जाता है तो हम बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर है तो इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसके अंदर इसके सारे जो भी एटीपी वेटीपी ये बनाएगा सब अंदर छोड़ता रहेगा, सब अंदर छोड़ता रहेगा। रॉ मटेरियल चाहिए होंगे सब अंदर से लेता रहेगा। इसके खुद के डीएनए होते हैं, सब मैट्रिक्स वेट्रिक्स नहीं पड़े होंगे, डीएनए आरएनए जो भी है ना सब अंदर ही पड़ा होगा। द मैट्रिक्स कंटेन्स प्रोटीन्स, लिपिड, राइबोसोम्स, आरएनए, 1 or 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड सर्टेन आयंस, फाइबर्स, क्रिस्टल्स एंड ग्रेन्यूल्स। जितनी भी चीजें मैट्रिक्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, वो सब वहीं पे प्रेजेंट होगी। किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। ओरिजिन देखेंगे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटेड ऑर्गेनेल, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज बाय डिवीजन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। समझ रहे हो? बिकॉज उसके बाद खुद का डीएनए है, याद रखना, उसके बाद खुद का डीएनए। अगर कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया उम्र हो जाती है, मरने वाला होता है, तो वही क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है, एक और माइटोकॉन्ड्रिया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया और बना देता है। सर जी उसका डिवीजन कैसे होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें नहीं जाना है उसका डिवीजन क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं। बट हमको देखना है ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है। ओरिजिन हमने देख लिया कि ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बाय डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया बाय डिवीजन बना देता है क्या? नए माइटोकॉन्ड्रिया। ओरिजिन समझ में आ गया सर जी? फंक्शन देखें, फंक्शन देखें। चलो देखें। Mitochondria are the main set of mitochondria are the main seat for cell respiration. They bring about stepwise oxidation of foodstuff or low grade fuel of the cell and transfer the energy so released to the energy carrier ATP, the high grade fuel of the cell. I hope कुछ भी समझ नहीं आया होगा आपको, इसलिए हम वापस इसको पढ़ेंगे। होता क्या है देखो, जो हम फूड खाते हैं उसको ये बोल रहे हैं लो ग्रेड फ्यूल, क्योंकि हम डायरेक्टली उससे एनर्जी नहीं रिलीज यूज कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो लो ग्रेड फूड होता है उसको जो उसका जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करना है ना, लो ग्रेड फ्यूल को। लो ग्रेड फ्यूल यानी वॉट एवर वी ईट, जो भी हो गया जिससे एनर्जी मिलती है, वो एक लो ग्रेड फ्यूल है, उसको एक हाई ग्रेड फ्यूल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करना है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जो होता है उस पर्टिकुलर फूड स्टफ का, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उस स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी किस फॉर्म में आती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आती है, एंड जिसको बोलते हैं द हाई ग्रेड फ्यूल। एटीपी इज द हाई ग्रेड फ्यूल फॉर व्हाट? प्लांट। प्लांट के लिए एटीपी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एक ही एटीपी से वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे बॉन्ड तोड़ सकता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज। समझ में आया? तो क्या करना है? फूड का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। एडीपी भी होता है, जी हाँ सर, एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट, डीपी इज डाइफॉस्फेट। क्या होता है, जैसे जैसे एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है ना जयदीप, एटीपी है अगर कुछ यूटिलाइज हो गया तो एक फॉस्फेट यूज हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? एडीपी बचेगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बचेगा, 2 फॉस्फेट बचेंगे। तो ऐसे होता है, फॉस्फेट रिलीज होते जाते हैं। मतलब कैसे होता है देखो, ए सिंपल है, एटीपी माइनस फॉस्फेट अगर आप कर दो ना तो आपको एडीपी मिल जाता है, adenosine diphosphate. Sir, you just said ATP is the best fuel for plant. जी हाँ, ATP एनर्जी, कुछ गलत बोल दिया क्या?
कुछ बोल रहे हो प्रतीक? अरे जी सेल तो है ही सेल, बट सेल फ्यूल थोड़ी है, सेल एटीपी थोड़ी बना रहा है। हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। एटीपी कौन बना रहा है सेल के अंदर? सेल भाई, सेल के 1000 फंक्शन है। 1000 क्या, सारे फंक्शन सेल के ही हैं। सारे फंक्शन सेल के ही हैं, बट एनर्जी प्रोडक्शन वाला काम स्पेसिफिकली कौन कर रहा है? एंड ईआर कर रहा है, था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब भी तो सेल है। तुम इसको क्यों नहीं बोल रहे हो? इसको बेस्ट फ्यूल क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ये लोग सिक्रीट ही नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलेंगे ना हम। साइलेंट हो जाओ जी, मेगा साइलेंट हो जाओ। वही ठीक है, समझ में आया? करेक्ट है, आगे चलें? कोई डाउट? कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछें। नहीं है, चलो नेक्स्ट। ऑन दिस अकाउंट द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पावर हाउस, बिकॉज यार एटीपी जनरेट करता है, पावर हाउस बोलते हैं, स्टोरेज बैटरीज बोलते हैं, एटीपी मिल्स बोलते हैं। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये कोई नहीं पूछेगा, अभी 11th में हो गए हो। फिर सर आ जाता है हमारे प्लास्टिड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं फिर? हमारे प्लास्टिड्स आ जाते हैं। प्लास्टिड्स देखा होगा आपने, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर नथिंग बट जो हमारे एक ऑर्गेनली है जिसके 2-3 टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह सब इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सर जी देखेंगे कैसा होता है ये। The plastids are cytoplasmic organelle found in the plant cell and in the some proteins, protists, sorry protists, मोनेरा के बाद जो protists आते हैं ना वो वाले, यूग्लिना वगैरह होता है जिसमें, ठीक है। तो उसके अंदर होता है कौन सी ऑर्गेनल जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट। प्लास्टिड के अंदर कौन सा पिगमेंट है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट plastids are classified into 3 types. One is chloroplast, one is chromoplast, and one is leucoplast. Leuco is something related to transparent, chloro is something related to green color, that is chlorophyll, and chromo is related to carotenes and xanthophylls. Carotenes and xanthophylls. Okay, एक एक चीज लिखी हुई है। सो अगर आपको अभी चीज याद नहीं होती तो मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में इसको लिखा हुआ है इसी शीट में, तो आप वो पढ़ लोगे उसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। 3 टाइप के बोल रहा है प्लास्टिड्स हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हमें क्लोरोप्लास्ट देखना है मोस्टली, क्योंकि हमें उसी से कंसर्न है हमारा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स है, इसको पी कर देना। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Okay, which are responsible for trapping light energy for essential for photosynthesis. समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट का यही काम है ना, इसका फंक्शनिंग तो हम देखने वाले हैं भाई, कैसे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, आगे के स्टेप्स कैसे होते हैं। Chloroplast contain chlorophyll and carotenoids pigments which are responsible for trapping light. Light एनर्जी आती है, उसको ट्रैप करने के लिए ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये यूज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब ऐसी चीज जो फैट सोल्यूबल हो, मतलब फैट अगर हो तो वो चीज उसको सोल्यूबल कर पाएगी, तो फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स होंगे कैसे? कैरोटिनॉइड्स, xanthophyls and other pigments that give the part of a plant a yellow, orange और red color. ये कलर का अगर आप कुछ भी चीज देखते हो ना, तो वो किसके वजह से आ रहा है भाई? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। रेड येलो ऑरेंज, रेड येलो ऑरेंज, इस कलर का अगर आप कुछ भी देखते हो तो सर वो कहाँ से आ रहा है? वो कलर कहाँ से आ रहा है? वो कलर क्रोमोप्लास्ट से आ रहा है। ल्यूकोप्लास्ट है ट्रांसपेरेंट, ये सब कुछ नहीं करता है। ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज आर प्रेजेंट। ठीक है, अलग अलग साइज में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देखो क्या है, एक अमाइलोप्लास्ट आते हैं, स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टोरेज में काम करता है सारे। तो अमाइलोप्लास्ट होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट होता है जो ऑयल एंड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड एल्यूरोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टोर करता है। ठीक है,
इसमें कोई डाउट है समझ में? शायद आपको अभी याद नहीं हो रहा होगा, याद नहीं होगा डेफिनेटली, इतनी जल्दी याद नहीं होगा आपको, आराम से याद करें। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट वाला तो समझ गए होगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है। क्या करेगा भाई? वो लाइट एनर्जी ट्रैप करता है, क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही दो पिगमेंट्स और मिलते हैं प्लांट के अंदर, एक इज क्रोमोप्लास्ट एंड एक इज ल्यूकोप्लास्ट। हाँ, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल्स है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? अलग अलग कलर देता है, जैसे येलो, ऑरेंज एंड रेड। ल्यूकोप्लास्ट क्या भाई? कोई कलर वलर कुछ नहीं प्रोवाइड करता, बट ये स्टोर करता है कुछ ना कुछ चीजें। तो जैसे अमाइलोप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट है, प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लास्टिड्स। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट वाला कैसा होता है। ये देखो, तो ये एक है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। देखोगे इसमें भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो थैलेकॉइड हमने पढ़ा भी था पहले भी, थैलेकॉइड इज दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, वन डिस्क, सिंगल डिस्क इज कॉल्ड एज अ थैलेकॉइड। ओके, इसके अंदर सब क्या है? इनके अंदर सारे वो पिगमेंट्स है भाई, क्लोरोफिल वगैरह। इसके अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर सारे पिगमेंट्स है क्लोरोफिल इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ। तो एक डिस्क को हम बोलते हैं थैलेकॉइड, और डिस्क का अगर स्टैक हो, एक के ऊपर एक डिस्क हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ग्रैनम। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? ग्रैनम। पूरे स्टैक को हम बोल देते हैं ग्रैनम, सिंगल को हम बोलते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, फिर बहुत सारे ग्रैनम को, बहुत सारे ग्रैनम यानी बहुत सारे बंडल्स को कौन ज्वाइन करके रख रहा है? सब हर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। देखो जॉइंट है, देख रहे हो? जॉइंट है। वो जॉइंट कौन कर रहा है सर? वो जॉइंट कर रहा है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली वो चीज है जो हर एक ग्रैनम को ज्वाइन कर रहा है। इंटर एंड आउटर मेम्ब्रेन हमें पता ही है। एंड जितना भी इसके अलावा उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनली के अंदर जितनी भी चीजें खाली बची रहती है, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा। ओके, ये था ओवरव्यू, ये था डायग्राम से हमने जो देखा। अभी जो लिखा हुआ है हम वो भी एक बार रिपीट करेंगे, बिकॉज बट सेम चीज लिखी होगी, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ। देखो क्या लिखा हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन दी मीजोफिल सेल। समझ में आया? मीजोफिल, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो इफ यू अंडरस्टैंड ना, मीजोफिल कहाँ है? मीजोफिल समझ में आया? मीजोफिल सेल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में जितने सेल होते हैं सारे मीजोफिल होते हैं। इसमें बीच में जितने सेल होते हैं सारे मीजोफिल सेल्स ही होते हैं। मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू व्हाट? दो डाइकॉट्स में दो टाइप में डिफरेंशिएट होते हैं। बताओ सर कौन कौन से में डिफरेंशिएट होते हैं मीजोफिल सेल्स? अपर डैश एंड लोअर डैश। बोलो, बोलिए। नहीं आता तो नहीं आता बोलिए, बट बोलिए, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, याद नहीं आ रहा। स्पॉन्जी, ये स्पॉन्जी, करेक्ट। स्पॉन्जी एंड पैलिसेड, स्पॉन्जी एंड पैलिसेड, अपर पैलिसेड, लोअर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी 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 स्पॉन्जी, करेक्ट। ठीक है, याद आ गया होगा अभी, देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या होता है। दीज आर ओवल स्पेरिकल डिस्कॉइड यानी डिस्क लाइक और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन। इनके पास भी खुद का डीएनए होता है सर जी, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है। ये भी खुद से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आते हैं बहुत इस पे। Like mitochondria, chloroplasts are also double membrane bound. The space enclosed by inner membrane is called as stroma. Inner membrane के अंदर जितनी भी जगह होती है उसको हम बोल देते हैं stroma. A number of organized flattened membranous sac called thylakoid are present in the stroma. ये एक डिस्क को thylakoid बोलते हैं। Thylakoid are arranged in stack which piles over one another. Then we call it a grana or granum. ठीक है, या फिर हम उसको बोल देते हैं intergranal thylakoid. Intergranal thylakoid. आप कुछ मत बोलना, आप उसको चुपचाप उसको ग्रैनम बोल देना। सर ओनली क्लोरोप्लास्ट नॉट अदर टू, मतलब समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? जल्दी माइक ऑन कर लो, लिखो मत यार इतना लंबा। सर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, फिर बाकी दो प्लास्टिड्स के पास भी होता है? बाकी दोनों उसके पास होता है? आई डोंट थिंक सो उनके पास होता है, इसी के पास होगा। बिकॉज अगर उनके पास होता तो मेंशन्ड होता। ठीक है,
इन्हीं के पास होता है फिर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल ऑफ कॉइन कॉल्ड एज ग्रेना, ठीक है, ग्रेना हम बोलेंगे उसको। इन एडिशन देयर इज अ फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली, जो उनको कनेक्ट करती है। अरे सेम चीज जो हमने डायग्राम में डिस्कस की, वो सेम चीज लिखी हुई है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, और क्या होते हैं जी, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड, क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। जो क्लोरोफिल पिगमेंट की बात जो चल रही है वो किसमें प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। वो एक डिस्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जी। समझ में आ गया सर? प्लास्टिड, प्लास्टिड समझा, प्लास्टिड समझा। अभी हमारा बचा है सीलिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। काफी है यार, ये खत्म नहीं हो पाएगा। आई थॉट कि आज खत्म हो जाएगा, बट हमारा थोड़ा टाइम निकल गया। कल का ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट्स होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसको अभी यहीं पे रोक देते हैं, ताकि फिर फ्लो बना रहे। अभी आधा छोड़ देंगे फिर इशू होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 52, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाकी अपन कल करेंगे। कोई डाउट रहा तो प्लीज़ क्लास खत्म होने के बाद या फिर कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।